जैसा कि हमने दोस्तों पिछले वीडियो में देखा है कि करेंसी किस तरह से ट्रेड को इम्पैक्ट करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्पैक्ट करता है। हमने उसको उदाहरण के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू एकदम सिंपल वे में समझने का कोशिश किया है। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रेड में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है वह किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है और किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं या नहीं। उसी तरह से सप्लाई और डिमांड किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं या नहीं, इसको आज हम एकदम सिंपल वे में और उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो आप पिछले वीडियो में वो देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए ताकि समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। हमने पिछले वीडियो में ये देख लिया कि अगर करेंसी स्ट्रांग हो रहा है तो इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट घट रहा है। वहीं अगर करेंसी वीक हो रहा है तो इंपोर्ट घट रहा है और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इसको हमने देखा है दोस्तों कि इसको नेगेटिव रिलेशनशिप भी कहे हैं और इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई किस तरह से करेंसी के वैल्यू को डिपेंड कर एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करता है। एक्सचेंज रेट के भी बारे में हमने उससे पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए एक थोड़ा सा शॉर्ट व्यू देख लेते हैं। ये हो गया दोस्तों। हम ये भी जान चुके हैं कि वाई एक्सिस पर करेंसी को लेते हैं और यहाँ क्वांटिटी लेते हैं गुड्स एंड सर्विस का। हम ये भी जान चुके हैं दोस्तों कि ये होता है डिमांड का ग्राफ और ये हुआ सप्लाई का, और जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही एक्सचेंज रेट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए ये हम जान चुके हैं कि सप्लाई का होता है और ये डिमांड का है, और जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दोस्तों वही एक्सचेंज रेट हो जाता है। यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हैं तो यही इसका एक्सचेंज रेट हो गया, है ना। इसको हम देख लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि हाँ इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों। देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है सप्लाई और डिमांड का ग्राफ दोस्तों, तो यही एक्सचेंज रेट हो गया, राइट। अब हम ये देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर है या नहीं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले हम उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं कि वाकई कहना क्या चाह रहा है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देख लेते हैं। चलिए तो उदाहरण से शुरू करते हैं। ए रामू भाई साहब हैं और इधर हम मान लिए कि इधर से गुल्ली भाई साहब हैं जो अमेरिका में रहते हैं। ये भाई साहब आए हैं इंडिया घूमने के लिए, सोच रहे हैं इंडिया में आए हैं। तो इंडिया में आए हैं तो ये है जो रुपया का डिमांड करेंगे और डॉलर देंगे, है ना। तो इनको डिमांड है रुपया का, ये रुपया का डिमांड करेंगे और डॉलर देंगे। और इंडिया अपना आए, घूमे फिरे, खाए पिए, मौज मस्ती किए, फोटो क्लिक किए, सेल्फी किए, कुछ गुड, है ना,
आनंद लिए और फिर अपनाए। जो इनके पास रुपया बच गया वो बैंक में गए, आरबीआई में नहीं, मैंने किसी कमर्शियल बैंक में मान लिया जाए, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आरबीआई ही में ही गया, या आरबीआई के डॉलर दे दिए और फिर इनको डॉलर मिल गया और अपना डॉलर लेके अपना स्वदेश लौट गए, अमेरिका चले गए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इन्होंने डॉलर रुपया का डिमांड किया था, है ना, और डॉलर का सप्लाई किया था। अब यही केस हम रामू भाई साहब के बारे में देख लेते हैं। रामू भाई साहब सोच रहे हैं कि हम भी अमेरिका जाते घूमने। तो क्या इस बात पर निर्भर कर रहा है कि गुल्ली भाई साहब इंडिया में आए हैं ना, तो हम भी अमेरिका में जाएंगे? क्यों? क्योंकि गुल्ली भाई साहब अमेरिका में घूमने आए थे, इसलिए हमको अब जाना ही पड़ेगा। क्या ये दोनों में भाई साहब में कोई रिलेशन है? किसी तरह से ये संबंधित है कि ए ने गुल्ली भाई साहब इंडिया घूमने आए हैं, इसी कारण रामू भाई साहब भी अमेरिका घूमने जा रहे हैं? तो आप उत्तर देंगे नहीं सर, ये दोनों तो इंडिविजुअल आदमी हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। अब उसी तरह से ट्रेड में देख लेते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मान लिया जाए कि इंडिया और जापान को ले लेते हैं, इंडिया और जापान को ले लेते हैं। हम जानते हैं कि जापान से इंडिया अक्सर है जो गोल्ड मंगाते रहता है, इंपोर्ट कराते रहता है। तो जापान से इंडिया ने सोना मंगवाया, सोना मंगा कर उसका महंगा है जो उस पर कुछ वर्किंग करके ज्वेलरी बनाया, और ज्वेलरी बना के और फिर वो है जो जापान में बेचने गया। तो क्या जापानी लोग इसलिए खरीदेंगे ज्वेलरी की क्योंकि इंडिया ने सोना खरीदा है इसलिए हमको ज्वेलरी खरीदना है? नहीं ना, उनका मन होगा खरीदेगा, उनका मन नहीं होगा नहीं खरीदेंगे। ये तो उनके लिए बाइंडिंग नहीं ना है कि भाई इंडिया ने सोना खरीदा है इसीलिए हमको खरीदना ही है ना। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया जापान से गोल्ड इंपोर्ट कराया, ज्वेलरी एक्सपोर्ट किया। तो देख रहे हैं एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिमांड और सप्लाई एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। मतलब ना तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर निर्भर है और ना ही डिमांड सप्लाई पर निर्भर है। ये है कि स्वतंत्र है एक दूसरे से, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र है ना। अब हम अगला वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई जो है जो किस तरह से एक्सचेंज रेट बढ़ा देता है और घटा देता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।